और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव मौजूद है। ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है और देवी जब हमने इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत बाबा महाकाल की पूजा से की थी, बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ, उनकी अनुकंपा के साथ, और आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा पड़ाव संस्कारधानी जबलपुर और महाक्षेत्र की औद्योगिक क्षमता का दोहन करने के बाद अब हम ग्वालियर चंबल रीजन में हैं। यहाँ के औद्योगिक परिदृश्य को व्यापक रूप से समझने की तरफ, यहाँ पर उद्योग निवेश और औद्योगिक विधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय उद्योग एंटरप्रेन्योर एमएसएमईज को लाभान्वित करने की तरफ ये कॉन्क्लेव है। और फिर इन सीरीज रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश की समस्त मध्य प्रदेश की सतत न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में ये कॉन्क्लेव, इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की जो परिकल्पना है, इसमें मध्य प्रदेश योगदान को बनाते हुए कॉन्क्लेव उद्योग और सरकार की साझेदारी को आमंत्रित करता है। तो देखा जाए तो इस ऐतिहासिक भूमि में आयोजित ये तीसरा रीजनल कॉन्क्लेव इतिहास, विरासत, उद्योग का एक समन्वय है और यही टाइमलाइन है हमारे इस तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की। इसी सोच और मंशा के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा इस मंगल दीप के प्रज्वलन के साथ मैं निवेदन करती हूँ अन्य मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, और पंचासीन हमारे विशेष अतिथिगण से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, श्री नरेंद्र सिंह तोमर से, हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण जी से, हमारे विशेष अतिथि हमारे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट कि आप इस दीप को प्रज्वलित कर हमारे इस तीसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मां सरस्वती की अनुकंपा के साथ, आशीर्वाद के साथ तो इसी शुभकामनाओं के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हमारे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ। और अब पुनः आभार सहित हमारे प्रमुख नेतागण का हम स्वागत करते हैं। उनकी सोच, उनकी मंशा, उनकी नीतियां जो हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं, हौसला अफजाई करते आए हैं, उसके लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, हमारे प्रमुख सचिव DIPIP, की वह स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर, जिनकी सच्ची नीयत, निष्ठा और सही नीतियों के चलते मध्य प्रदेश आज अनंत संभावनाओं का प्रदेश बन गया है, उल्लेखनीय प्रगति देख रहा है और अभूतपूर्व बदलाव जो आप देख रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जो न केवल ग्वालियर की शान है, इस विरासत के प्रमुख स्तंभ हैं, बल्कि हमारे देश के प्रमुख नेता और उद्योग के प्रबल समर्थक भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने न केवल इस शहर की पहचान को सशक्त बनाया है, बल्कि ग्वालियर को एक आधुनिक और प्रगतिशील शहर के रूप में भी उभारने में उनकी विशेष भूमिका रही है। और स्वागत इसी शिद्दत से हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, जो एक कुशल रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं और निरंतर किसानों के कल्याण की तरफ कार्य करते आए हैं। और देवी सज्जनों, हम ग्वालियर की गौरवशाली भूमि पर हैं, जो अपने इतिहास के लिए, अपने विरासत, अपने किलों, अपने महलों और अपनी संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है। और ग्वालियर घराने का शास्त्रीय संगीत तो हम सभी जानते हैं विश्व विख्यात है। हर साल यहाँ पर तानसेन संगीत समारोह भी आयोजित किया जाता है, जहाँ पर देश विदेश के संगीत प्रेमी आते हैं। तो अपने इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए ग्वालियर चंबल रीजन और मध्य प्रदेश अब एक औद्योगिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है, विशेष रूप से अपनी कनेक्टिविटी, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण और कुशल मानव संसाधन के कारण इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए एक मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो इसे और टटोलते हैं, इसे और एक्सप्लोर करते हैं और उसकी तरफ एक लघु फिल्म अब प्रस्तुत है, जो मध्य प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं, अनटैप्ड पोटेंशियल है और एडवांटेज मध्य प्रदेश, वाई टू इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश, इसके ऊपर देखते हैं ये लघु फिल्म। India, on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of the Prime Minister
aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken the lead in fulfilling his bold vision of Viksit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Viksit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Viksit Bharat, Viksit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with regional industry conclave in Ujjain, Jabalpur and upcoming summits in Gwalior and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us for the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit on 7th and 8th February at Bhopal. तो मध्य प्रदेश में आपके निवेश को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश रही है कि एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल व्यवस्था आपको प्रदान की जाए, जिससे आपका यहाँ पर निवेश सुरक्षित हो, साथ साथ आप सभी के लिए फायदे का सौदा भी हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की समग्र विकास योजना और इस राज्य में जो निवेश की तरफ जो अपार संभावनाएं हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देकर उसकी तरफ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, इस प्रस्तुति के लिए। नमस्कार, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्य में उपस्थित श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंत्री भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री प्रहलाद पटेल जी, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, श्री तुलसी सिलावट जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री राम रावत, श्री एनएल सिंह कंसना जी, मंत्री मध्य प्रदेश, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री प्रद्युत सिंह तोमर जी, श्री राकेश शुक्ल जी, तीनों मंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के, श्री चैतन्य काश्यप जी, श्री धर्मेंद्र प्रभाव सिंह लोधी जी, दोनों माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश शासन, श्री दिलीप जायसवाल जी, राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग, श्री भरत सिंह प्रसाद, सांसद ग्वालियर, श्री शिवमल सिंह तोमर, सांसद मुरैना, श्री संध्या राय, सांसद भिंड, और उद्योगपति जो आज के इस कार्यक्रम में हैं, श्री करण अदानी जी, एमडी अदानी पोर्ट्स, श्री विवेक रेजा जी, वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री संतोष कुमार सारंगी जी, डीजीएफटी से, श्री आशीष वैश्य जी, अध्यक्ष सीआईआई, श्री आरपी महेश्वरी जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक नो ऑब्जेक्ट, श्री पंकज चावला जी, एमडी मगनाइल, श्री चंद्रभूषण मिश्र जी, श्री राकेश, श्री अरुण गोयल जी, श्री एसपीएस कोहली जी, कार्यकारी निदेशक जन ऑटो इंडस्ट्री, श्री शोभन सिंह जी, उद्योग भारती, श्री मनोज चतुर्वेदी जी, एमडी एक्सेंचर, श्री पुनीत डाबर जी, एमडी ट्रोपोलाइट, श्री कौशल शर्मा जी, श्री आशीष महापात्रा जी, श्री अभय चौधरी जी, आप सभी का और इस हॉल में पधारे हुए माननीय अतिथिगण, माननीय उद्योगपतिगण, हमारे अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें और विशेष तौर पर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का फूड ग्रेन प्रोडक्शन भारत में दूसरे नंबर पर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भारत में हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वो पहला है और सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ स्टेट है और इंदौर आपको पता ही होगा कि लगातार स्वच्छता के शिखर पे है। 5वीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या का स्टेट है और उसके हिसाब से उद्योगपतियों के निष्कर्ष के अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है।
मध्य प्रदेश में बेस्ट पॉसिबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिससे कि मध्य प्रदेश कम्पिटिटिव बना रहे। मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेशों के साथ जो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, उस भावना को अंगीकृत करते हुए मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो जीआईएस एनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक का इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास जो जल की आपूर्ति है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का है। हमारे पास 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो कि देश में किसी स्टेट में नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक नया वाराणसी और मुंबई कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और हमने 31 गीगावाट या 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अपने यहाँ विकसित कर ली है। हमारे यहाँ रोड नेटवर्क बहुत ही शानदार है और 5.1 लाख किलोमीटर का हमारे पास रोड नेटवर्क है। 2 हमारे पास इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं जिसकी सहायता से मध्य प्रदेश से निर्यात करने में सुविधा होती है। हम मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करें, इसके लिए इस स्लाइड में मैं अपनी बात रखी है। हमारे पास करीब 1,25,000 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो चीपर कॉस्ट पड़ती है, उस वजह से आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है। हमारे यहाँ जो लैंड यूज के चेंज करने के जो नियम है, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में सबसे आगे बढ़कर काफ़ी इसको सरल और सहज कर लिए हैं। और जो नामांतरण की प्रक्रिया है उसमें भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के प्रयासों से साइबर तहसील की परिकल्पना और फिर सारा कुछ ऑटोमेटेड वे में फेसलेस म्यूटेशन कैसे हो, इसके लिए मध्य प्रदेश पर काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की समृद्धि जो खनिज के मामले में बहुत ही शानदार है। हम भारत के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, मैग्नीज के, डायमंड के और कोयला और दूसरे सेक्टर्स में भी हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो हमारी अट्रैक्टिव पॉलिसी है और इस ट्रांसपेरेंट है और कस्टमाइज पैकेज भी हम 100 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी के लिए 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए देते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काफ़ी हमें मध्य प्रदेश को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है और उसी वजह से भारत सरकार के फंड आज हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, पीएम मित्रा पार्क धार में, मैन्युफैक्चरिंग जोन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का नर्मदापुरम में, मेगा फुटवेयर एक्सेसरीज का क्लस्टर सीतापुर मुरैना में, प्लास्टिक पार्क तमोद रायसेन और बिलौआ ग्वालियर में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथम में। ये सारा सपोर्ट हमें भारत सरकार के सहयोग से मिला है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया है 13 दिसंबर 2023 से, उसके बाद से निरंतर उनके जहन में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति कैसे है, उसका लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं कि औद्योगिक विकास उनके कितने करीब है, वो इस विभाग के स्वयं माननीय भारत सरकार मंत्री भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशंस किए गए। हमने चर्चा की मुंबई में, हमने चर्चा की बेंगलुरु में, हमने चर्चा की बेंगलुरु में। हमने 2 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए उज्जैन में और जबलपुर में। और ये जो क्षेत्रीय वैषम्य है, जो क्षमता है, उसको कैसे दूर करें और हर जगह हर रीजन में हम कैसे पहुँचें, तो इसकी तीसरी कड़ी के रूप में आज हम यहाँ पर ग्वालियर हैं। इसके बाद से सागर का और रीवा का भी प्रोग्राम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दौरान करीब 121 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों उद्योगों के साथ उनके द्वारा चर्चा की गई। करीब 1,84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमने रिसीव किया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों के बीच में करीब 51 वर्चुअल इनॉग्रेशन किए हैं जो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर यूनिट्स जो इस्टेब्लिश हो गई हैं और इनमें 8,300 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और 2,730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि हर कार्यक्रम के साथ जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होता है उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है। उसमें 74 हमारे यहाँ अभी तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हुई हैं। 8 यूनिट्स उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुके हैं और 548 इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेशन के लेटर्स हम जारी कर चुके हैं इन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में। और इसमें करीब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 40,000 का एम्प्लॉयमेंट है। मैं यहाँ ये भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को धरातल तक लेके जाना चाहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जिलों के उद्योगपतियों के साथ चर्चा का क्रम प्रारंभ किया है। जबलपुर डिवीजन के सभी जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ, ग्वालियर चंबल डिवीजन के सभी जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ, करीब 16 जिलों के छोटे छोटे बड़े सभी तरह के उद्योगपतियों से जिलों से उन्होंने चर्चा की है।
मैं बताना चाहूंगा कि अब मैं ग्वालियर और चंबल में चूंकि जिस जगह पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं इस जगह की कुछ एक विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। ग्वालियर और चंबल का ये रीजन आप देख रहे होंगे कि कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लेस है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ से नज़दीक से निकलता है। आगरा मुंबई पर नेशनल हाईवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकलता है नज़दीक से। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हम इन्वेस्टमेंट रीजन में हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यहाँ से निकलता है। आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे है। आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे है। तो ये सारी यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतरीन ग्वालियर चंबल रीजन की है। ग्वालियर चंबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग जिलों में भी जो संभावनाएं हैं उसको यहाँ पे रेखांकित हम लोगों के द्वारा किया गया है। ग्वालियर अगर जिले की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टोन पार्क करीब 37 हेक्टेयर में, रेडीमेड गारमेंट पार्क 20 हेक्टेयर में, ग्वालियर आईटी पार्क 30 हेक्टेयर में, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एक नया जो पार्क इंडस्ट्रियल पार्क हम डेवलप कर रहे हैं बिलौआ में प्लास्टिक पार्क, वो 37 हेक्टेयर में है। और भविष्य में हम लोगों ने चिन्हांकित किया, रेखांकित किया है मोहना में करीब 210 हुए सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ सहयोग देते हुए रिलायंस बायो एनर्जी भारत में नई ऊर्जा और ऑल्टरनेटिव्स के साथ सबसे व्यापक इकोसिस्टम है। उनके वाइस प्रेसिडेंट श्री विवेक तनेजा को अब मैं आमंत्रित करती हूं। वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस बायो एनर्जी। Honorable Chief Minister Shri Yadav ji, respected Sindhya ji, Tomar ji, dignitaries on the dais, colleagues from the industry, friends. It's an honor and privilege to be here in this August gathering and this wonderful hall. Personally, of course, it gives me an opportunity to be back in Gwalior after almost 2 decades to see the transformation in the city that you have seen in last 2 decades. And I think talking about the future, as far as Reliance is concerned, I think Reliance and Madhya Pradesh have had a relationship which grows for multiple decades. The total investment that Reliance has made in last couple of decades has been in excess of roughly about 35,000 crores, with employment opportunities of roughly about 1,500 plus resources who have been employed. This spreads across our retail sector, where we have invested close to about 600 odd crores, generating more than 4,500 jobs. Across the digital era with our digital transformation, where we have invested close to about 28,000 plus crores, generating more than 3,500 jobs already. CBM, which is coal bed methane, I think that's one of the largest investment as far as non-conventional gas generation is concerned, where Reliance Group has invested close to about 3,500 crores, generating again more than 3,500 odd jobs. Our joint venture with British Petroleum has again spread across in terms of the energy to be given to the state through our mobility portion. But that's what has been so far our relationship, which wouldn't have been possible without the suitable policies and the support from the administration and Madhya Pradesh government. Looking into the future, I think that is where we are moving into. As I said, there is a big talk about sustainability, because I think India is facing a kind of a trilemma. We are looking at the investments on a big term. We are energy guzzling country. And the sustainability is becoming a big question mark. We are talking about the environment issues which are being created because of the rampant development that's happening. And that is where the next phase of investment from Reliance that we are looking at in the state of Madhya Pradesh and in the country. And I think that is where, we are talking about investment into compressed biogas and other renewable energy sectors, where we have signed up the first set of investment commitment of close to about 1,500 odd crores, which will generate close to about 2,000 jobs. And what is pertinent to, point out here is that these jobs will be more on the rural side. So we are talking about agro residue, we are talking about the, waste which is being generated within the cities as well as from the industry to be utilized effectively for energy generation.
So this will be a new form of energy altogether that we are talking about and investing big time into it. And of course, Madhya Pradesh, as usual, has been on the focus for us for our continued investments in this particular in this area. More than anything else, it is also the next gen of energy generation that we are looking at. The R&D efforts. I think in the morning there was a talk where we are talking about that without R&D efforts, we cannot be talking about long-term sustainability of any sector. And also agriculture becomes an important portion where Madhya Pradesh being an agro, what I would say, focused state with huge land parcel. I think these are the three areas that we are trying to put together with R&D efforts and setting up a R&D unit for agro-based industries for advanced biofuels. That is something which we are looking for in the future. And, as I said, for us, fuels like compressed biogas is ideal when you're looking at for the future perspective. Because it replaces the huge quantum of foreign expend that we have of buying energy or importing energy from outside. But most importantly, compressed biogas also has a byproduct called fermented organic manure. And I saw that Madhya Pradesh is #1 in organic farming. And that's where we probably will be able to support the entire system for Madhya Pradesh to stay #1 as well as grow. Because the compressed biogas's byproduct of organic manure is an excellent replacement to chemical fertilizer, which will revitalize the soil. So the entire system is fairly circular in nature, where everything that comes from earth goes back to earth. And what is important is that the entire set of investment is in the rural part. So there will be a total revitalization of the rural economy with, the farmers becoming, from our annadatas to become in real sense, urja datas. And that is what we are looking for the next phase of our investments. And of course, our commitment to Madhya Pradesh stays on top as a focus state for us, which will continue with support from the government and also the administration. With that, I again, thank the opportunity, especially to MPIDC, to give us this opportunity to be here in this August gathering. And we look forward to continuing our support to the development of the state in a more sustainable manner. Thank you. Thank you, sir, for sharing your plans towards investment in the CBG plants, research and development, and also towards supporting the circular economy and addressing the energy security for the nation in a more sustainable manner. और अब हमारे अगले प्रमुख उद्योगपति श्री पुनीत दावा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ट्रोपोलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। 50 साल पुरानी ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। ये दुनिया भर में 10 से ज़्यादा देशों में निर्यात करते आए हैं और मध्य प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में इनकी कुछ 100 करोड़ के निवेश की इनकी योजना है। आमंत्रित हैं श्री पुनीत दावा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ट्रोपोलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, respected Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Union Minister, respected Shriman Jyotiraj Scindia ji, Honorable Chairperson and Speaker Vidhan Sabha of MP, respected Shri Narendra Tomar ji, ministers and dignitaries on the dais, and my fellow industry colleagues present today here at the Regional Industry Conclave. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने परिश्रम से मध्य को आज एक ऐसे शिखर पे पहुंचा दिया है कि आपके बैंगलोर के रिसेंट विजिट और ग्वालियर में इन्वेस्टर्स मीट की घोषणा के बाद मुझे मेरे कुछ दोस्त जो कि ग्वालियर को बिलोंग करते हैं और बैंगलोर में सेटल्ड हैं, उन्होंने ग्वालियर बस आकर IT और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वेस्ट करने की इच्छा व्यक्त की है। इससे लगता है कि जो चेंज आप ग्वालियर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। Sir, I am a personal witness of your dynamism and lightning speed of decision making in the meeting chaired by you last week, where you asked MSME businesses of Gwalior and Gwalior Chambar Sambhag to openly give their feedback on government policies and support required from the MP government to grow businesses. आपने उनको मोटिवेट किया
कि वो खुल के अपने दिल बात कर सकें और उन्होंने वैसा ही किया। मुझे खुशी है ये देखकर कि जिन एंटरप्रेन्योर्स ने आपको अपनी समस्या बताई, आपने उनका सान उसी मौके पर कर दिया। It is hard to even imagine the speed at which our government works to deliver benefits that are genuinely required for the growth of businesses in MP. इससे तो ये क्लियरली साफ होता है MP की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। My company Tropilite Foods is an example of the advantages that a small town like Gwalior can provide. We are a 50-year-old R&D-driven food and biotech company focused on providing innovative food solutions around convenience and standardization. डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो आप पर देख रहे हैं, और नरेंद्र भाई आपको भी मेरा नमस्कार। भाई साहब महाराज यहाँ है, उनको भी मेरा प्रणाम। और आप सबको धार में आने का निमंत्रण और आभार। हमारे पास 6 इंडस्ट्री है, 281 करोड़ की लागत से लग रही है। 1000 से अधिक यहाँ पे लोगों को फायदा मिलेगा और बहुत सारे पेंडिंग काम है जो आप आएंगे उसके बाद हम किया। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज थोड़ी देरी से कार्यक्रम चालू करा, हम तो 4-6 लोगों से बात करें, लेकिन माफी चाहते हैं। लेकिन आप सबको मेरी ओर से बधाई। आपकी जानकारी के लिए हमारे पीथमपुर के अंदर ही धार जिले में PM मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों का रोजगार का एक बड़ा हमारा पार्क का जो लोकार्पण करने आने वाले हैं, बहुत जल्दी वहां आ रहा है। आपको मेरी अपनी ओर से बधाई। वो बदनावर विधानसभा है, पीथमपुर अलग है। अरे धार जिला तो एक ही है, मेरे को मालूम है। हाँ जी, पीथमपुर बुला रहे हैं हम आपको कि पीथमपुर आइए। अरे पीथमपुर भी आएंगे, धार में भी, धार जिले के पास बदनावर भी आएंगे ना। आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, नाना भाऊ महोड़, पूर्व मंत्री जबलपुर। नाना भाऊ महोड़। नमस्ते भाई साहब। ये छिंदवाड़ा है ना, जबलपुर संभाग है, क्षेत्र जिला आता है भाई साहब। बोरगांव में छिंदवाड़ा भी टूट गया ना, पांडुरना में आ गए। चलिए बताइए क्या हालचाल है नाना भाऊ। आपके यहाँ दो हमारी इंडस्ट्रियों के शुभारंभ हो रहा है, द टूटे प्रोडक्ट्स LLP और सुपरटेक पेट्रोलियम। दोनों इंडस्ट्रियों का आज एक तरह से शुभारंभ है, मेरी अपनी ओर से बधाई। ये जरा जिनने इंडस्ट्री शुरू करी इनको माइक दोगे थोड़ा सा। जी भाई, हमारे भाई सर नमस्कार, हुजैफा हुसैन बोल रहा हूँ। जी सर। जरा इंडस्ट्री के बारे में बता दो। जी सर, मैं पिछले 15 साल से आपके बोरगांव इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमारी फैक्ट्री है और इसी का ही एक्सपेंशन हम लोग अभी कर रहे हैं। हम बहुत सुखी है महाराष्ट्र से, नागपुर से, बट पिछले 15 साल से यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री चला रहे हैं और पूरा एक्सपेंशन हमने आपके मध्य प्रदेश जिले में यहाँ पे छिंदवाड़ा में बोरगांव में आगे बढ़ा दिया है। आप तो नागपुर से आते हैं ना? जी सर, नागपुर से आते हैं। मेरे को मालूम है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र से लगा हुआ है पांडुरना और छिंदवाड़ा का बेल्ट है। बड़े पैमाने पर वहां से निवेशक आ रहे हैं। मुझे बीच में मुख्यमंत्री शिकायत कर रहे थे कि हमारे लोगों को मत ले जाओ। हमने कहा नहीं, भारत का हिस्सा है मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, हम सब एक दूसरे को आपस में व्यापार व्यवसाय के लिए बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। 2 मिनट नाना भाऊ को बता दें। नाना भाऊ सर, और एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ के जितने अफसर है, ऑफिसर है, सब काफी सहयोगी है। तो ये चीज हम पिछले 10 साल से 15 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी कारण से हम और यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलते रहो तो काम भी चलता रहेगा। बहुत अच्छा बधाई भाई साहब, बहुत धन्यवाद। भाई साहब, हमारे यहाँ औद्योगिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है भाई साहब, और 2200 एकड़ जमीन उनके पास है। तो मैं ये चाहता हूँ उसी क्षेत्र में थोड़ा उद्योग लगे। और दूसरी बात यह है भाई साहब, हमारे यहाँ एक ही लेन दौरा यहाँ से 250 एकड़ का और सरकार के लिए प्रस्ताव गया है। यहाँ जगह नहीं बची अभी हमारे यहाँ। बहुत से बाहर के दिल्ली और महाराष्ट्र लोग आकर यहाँ उद्योग लगा रहे हैं, इसलिए सबको धन्यवाद देगा सर हम लोग। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई भाव। आपको भी बधाई मेरे मित्र, आपने आज जो नई इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं इनको भी बधाई। और मैं इनकी कुशलता के लिए भी और अगली भविष्य की अच्छी सफलता की कामना करता हूँ। हमको ये बात राजनीतिक दृष्टि से थोड़ी अटपटी भली लगती है, लेकिन सच्चे अर्थों में उद्योग
निवेश, इसको प्रोत्साहन देने से ही काम चलता है। और हमारी सद्भावना भी होना चाहिए, हमारी भाषा के अंदर भी माधुर्य होना चाहिए। मैं शोले का वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का मौसी से बात करते हुए याद करता हूँ, तो वो उस दृश्य में भले ही कुछ भी हो, लेकिन विनम्रता जितनी जबरदस्त है उससे अच्छी कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। चलिए, हमारा आज का ये वर्चुअल वाला पूरा काम हुआ। जब बात तो सभी को बधाई। और अब देवी सज्जनों, जिला स्तर पर भी निवेश को सुगम बनाने हेतु एक केंद्रीकृत व्यवस्था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स का यहां पर शुभारंभ करें। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स हैं देवी सज्जनों, और यहाँ पर निवेशकों के बैठने, उचित एवं सामान्य व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अन्य आवश्यक संचार एवं संवाद के समस्त नवीन संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ सरकार के एक उच्च अधिकारी द्वारा सेंटर का संचालन किया जाएगा, जो अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करेंगे। और हर सेक्टर में एक्सटेंडेड सपोर्ट दिया जाएगा, टाइम बाउंड सर्विसेज दी जाएंगी। अप्रूवल हेतु एक इजी, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और सीमलेस सेवा प्रदान की जाएगी इन सेंटर्स पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ, इस बार रिमोट का बटन दबाकर आप इन्वेस्ट मध्य प्रदेश पोर्टल का जो उसका नया स्वरूप है उसका मोचन करें। ये एक investment opportunities in Madhya Pradesh? Your search ends here with us. Discover our upgraded investment MP portal, your key to unlocking success in the epicenter of India. The GIS platform pinpoints lucrative prospects and serves as your one-stop solution for investment in Madhya Pradesh. Explore thriving business sectors supported by SEZs and an ever-growing ecosystem. Our investor-friendly policies and world-class infrastructure act as your growth catalysts. From project approvals to land allotment and incentive assessments, we have got you covered. Maximize your returns with our incentive calculator. Enjoy hassle-free investments with our streamlined procedures. Our dedicated team is your trusted partner, offering expert guidance and personalized support throughout your investment journey. We are here to assist you. Visit www.invest.mp.gov.in to amplify your success story. ये ज्यादा सुविधाजनक और यूजर फ्रेंडली पोर्टल है। और अब रोजगार को, विकास को और अधिक गति और विस्तारित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 120 इकाइयों को उनके भूमि आवंटन पत्र, आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। पर हमारे इस समय की कमी के कारण आज हमारे साथ जो इस सभागार में 5 CEOs उपस्थित हैं, उन्हें मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूं। अपने आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उनको जो प्रदान किए जा रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय चंबल से श्री दिलीप कारवा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 120 इकाइयों का, जिसमें 1680 करोड़ के निवेश की प्रस्तावना रखी गई है। 6600 से अधिक के रोजगार सृजन होंगे। हमारे साथ श्री दिलीप कारवा जी। और उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स महाशय हट्टी प्राइवेट लिमिटेड से श्री सुनील मनसोत्रा और श्री अरुण दीक्षित जी। 200 करोड़ के निवेश की इनके द्वारा प्रस्तावना है। 200 से ज्यादा लोगों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स बायोसिनर्जी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और यहां से आमंत्रित हैं श्री हर्षित अग्रवाल जी। इनके द्वारा 50 करोड़ का निवेश एवं 300 से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देंगे। चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स एग्जेम्पलरी रेडिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहां से श्री पुष्पराज सिंह यादव जी अपना आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लेते हुए।
चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के ही अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स सिनेरियो फार्मास्यूटिकल्स और मंच पर आमंत्रित हैं श्री कपिल सत्यवानी जी। और अगले अब हमारे पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हैं श्री यशराज गिरी गोस्वामी जी, गिरी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, ओरछा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये अपना रिजॉर्ट बना रहे हैं। और लेटेंट डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड से श्री विशाल जायसवाल जी, उन्हें भी पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र उन्हें प्रदान किया जा रहा है। आपकी शुभकामनाएं, आपकी तालियां यहाँ पर सुनिश्चित करेंगी आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जयविलास प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है, जो कि ग्वालियर की खूबसूरत संरचनाओं से प्रेरित है। इसकी तरफ एक स्लाइड हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये द्वार जो जयविलास प्रवेश द्वार, इसका भी आज लोकार्पण किया जा रहा है। और ग्वालियर शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है। ये द्वार जिसका अभी अभी लोकार्पण किया गया है और 4 चांद लगाएगा इसकी खूबसूरती में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, अब अपने नेतागण के विचारों को, उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री चैतन्य कश्यप जी से, हमारे माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी से। ग्वालियर चंबल संभाग का यह तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जिसमें मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। समय काफी हो चुका है, उन्होंने निर्देश दिया था कि थोड़ा संक्षिप्त करें। अब ग्वालियर में कार्यक्रम हो और इन 2 विभूतियों के नाम नहीं लूं तो कार्यक्रम अधूरा लगेगा। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ग्वालियर की रचे बसे श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और ग्वालियर के विकास को लगातार ऊंचाइयों देने में लगे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ये 2 नाम के अलावा मंचासीन सभी मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी, यहाँ के सांसद, विधायकगण और कई प्रमुख उद्योगपति बंधुओं, जिनके हमने अभी विचार सुने, और सामने उपस्थित संपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग के लघु व मध्यम उद्योग व बृहद उद्योगों के प्रति आगे बढ़ने वाले उद्योगपति बंधुओं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शुरुआत से ही उज्जैन से जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत करी है और आज हम ग्वालियर में देख रहे हैं, उसके जो प्रमाण तीसरी बार में हमने देखे हैं। निश्चित यह जो विचार था कि पूरे प्रदेश का समुचित विकास हो, सारे प्रदेश के हर जिलों के अंदर औद्योगिकरण हो, और आज हमें लगता है तीसरे कॉन्क्लेव में आने के बाद में कि जिस तरीके से विभिन्न जगह पर अलग अलग लोकार्पण अभी हुए हैं, पिछले 6 माह के अंदर ही कई उद्योगों का लोकार्पण और सारे कार्य हमने प्रारंभ करे हैं। मैं इस अवसर पर आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मुझे जो दायित्व दिया गया है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमी का, उसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर हर जिले के अंदर औद्योगिक केंद्रों में जहां पर आवश्यकता है, हमारे नए युवाओं को उद्यम बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए
हम लोगों ने केंद्र की स्थापना शुरू करी है और अगले 3-4 महीनों में ही हम 13 जिलों में करीब 1500 से 1600 प्लाट का हमारे लघु मध्यम उद्योगों के लिए हम प्लाटों का बुकिंग हम प्रारंभ करेंगे। और वर्तमान में हमने सब्सिडी में एक पारदर्शिता की प्रक्रिया लाए हैं। वह प्रक्रिया में अभी हमने उसमें सीधा डीबीटी से बेनिफिट देना प्रारंभ करा है। यह पारदर्शी ऐसा लगता है कि मोती झर रहे हैं, तो हमारे यशस्वी माननीय विधानसभा अध्यक्ष पूर्व भारत सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के लिए अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे पूर्व भारत सरकार के मंत्री है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री अपनी साधना भक्ति के साथ, दक्षता के साथ, अलग अलग प्रकार के रोल में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ग्रामीण पंचायत एवं विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, आपका भी अभिनंदन है। रामनिवास रावत जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्योपुर के हमारे बहुत ऊर्जावान नेता हैं, आपका स्वागत है। ऐदल सिंह कंसाना, दूध डेयरी के संबंध में भी भविष्य में फूड इंडस्ट्री में बड़ी संभावना है, आपका भी कृषि मंत्री के नाते से स्वागत है। दोनों तरह से आपका काम हम देखना चाह रहे हैं। ऐदल सिंह कंसाना जी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियों के लिए हम बड़ा अच्छा काम और भविष्य की अच्छी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारी इंडस्ट्रियों की सफलता इसीलिए कि बिजली हम बहुत अच्छे से पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा में भी मध्य प्रदेश का स्थान बहुत उच्च बना है। हमारे शुक्ला जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। और चैतन्य काश्यप जी ने छोटे से में अपनी बात कह दी है, लेकिन चेतना का संचार कर दिया। अभी तक तो हमने डायरेक्ट बेनिफिट अपने छोटे हितग्राहियों तक सुना था, और हमारे इंडस्ट्री के लोगों, एमएसएमई इंडस्ट्री में 600 करोड़ का डीबीटी करना, सीधे सीधे उद्योगपति के खाते में पैसे आ जाए, तो ये हमारे अपने एमएसएमई मंत्री ने किया है। एक बार आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजमान धर्मेंद्र चले गए, साथ पर्यटन मंत्री, उनको गोवा निकलना था। इस अवसर पर दिलीप जायसवाल जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, यशस्वी सांसद हमारे मंच पर विराजमान हैं, आपका भी स्वागत है, वंदन है। शिवमंगल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद मुरैना, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय भिंड, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और करण अडानी जी, आपने गजब का निशाना लगाया, आपका भी अभिनंदन, स्वागत हमारे लिए। आपका तीर निकल के शिवपुरी से गुना घूम के वापस लौट के आया, हम उम्मीद करेंगे पूरे प्रदेश में घूमता रहे, आपका भी अभिनंदन। और विवेक तनेजा जी ने, विवेक जी का भी अभिनंदन। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से आप हमारे बीच में आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। और आपने एक और बात कही कि भिंड के और ग्वालियर के पास के जो बीहड़ है, उस बीहड़ में बड़ी संभावना है। मैं आपकी उस दृष्टि के लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बीहड़ के लिए तो ऐसा प्रसिद्ध रहता था, लेकिन देखो विनम्रता ग्वालियर कभी छोड़ता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी किसी की हमारी आपसे मान लो झगड़ा भी हो रहा है, और हमारा बंदूक अगर कंधे पे लेके आ रहा है, और मान लो सामने पंडित जी है, तो क्या पंडित जी पांव लागू और बंदूक धम से उसको, विनम्रता कायम है, उसका अपना काम भी कायम है। ये हमारी अपनी अच्छाई भी है, सरलता भी है, सच्चाई भी। ये हमारा भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना है, इसकी अपनी एक अलग पहचान भी है। वैसे तो ये गालो ऋषि की तपोभूमि है। हमारे ऋषि गालो बहुत बड़ा नाम, जिनके नाम पर ये पावन तपोभूमि ग्वालियर उनके नाम के नाते से जानी जाती है। संगीत का बहुत बड़ा नाम तानसेन, जिनने अपने विधा से मेघ को प्रसन्न कर लिया, मेघ मल्हार गा करके। कोई बात नहीं है ऐसी सरलता से,
लेकिन अपने हृदय में आग उत्पन्न करके शरीर रचना के माध्यम से रागों की ताकत बताकर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम। इसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई, हमारी महारानी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, जिनको आते ही मैंने पुष्पांजलि दी। सच में इतना बड़ा नाम राजमाता जी का हमारी अपनी पार्टी के लिए, और उतनी विनम्रता से कि कोई पद नहीं लेना सरकारी, बड़ी बात है, पार्टी का भी नहीं लेना। ये हमारे सिंधिया घराने की विशेषता में राजमाता जी ने पार्टी के लिए जो, और संघर्ष के मामले में भी अगर लगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ही पलट दी, सिंधिया जी ने भी और उनने भी, दोनों के लिए बदल। लेकिन ये विशेष बात है, बात चढ़ गई तूल पे तो फिर हो गया जो होना है। लेकिन अपने लिए, आप अपने विकास की बात में आए, इस परिस्थिति का लाभ उठाएं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश में आजादी के बाद, केवल कल्पना करो कि आजादी के पहले के दौर में, मैं माननीय माधवराव महाराज को याद करना चाहूंगा और दौलतराव जी महाराज को भी याद करना चाहूंगा। थोड़ा दौलतराव जी महाराज साहब से मेरी थोड़ी सी विनम्रता के साथ, हम थोड़ा सा उज्जैन वाले, जब सिंधिया जी की राजधानी उज्जैन थी तो अलग ज्यादा प्रेम था। महाराज यहाँ ग्वालियर राजधानी ले आए थे उस रियासत काल में, लेकिन वहां तो उज्जैन था, पर राजधानी यहां ला करके भी उन्होंने एक तरह से वापस सबको, ग्वालियर को पुनर्स्थापित किया था उस दौर में। और अंग्रेजों के उस कठिन काल में भी, जब हमारी व्यवस्थाओं में 1857 के बाद सब कुछ नियंत्रण में चला गया था, लगातार यहां से केवल आवागमन नहीं, केवल गमन ही गमन था, ले जाने का सिस्टम था। ऐसे में यहां इंडस्ट्री डाल करके ग्वालियर घराने ने पूरे देश के 600 रियासतों को नया दरवाजा दिखाया कि धन घर में रखने के लिए नहीं होता है। उद्योगपति जानते, 1 रुपया 10 रुपये में नहीं चले तो काहे का उद्योग, न काहे का उद्योगपति। व्यापार व्यवसाय का अर्थ ही है कि लगातार चलायमान हमारी तरलता होना चाहिए। वो सच्चे अर्थ में धन तो धन से धन नहीं बनता है, धन तो मन, और मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से धन मिलता है। धन तो बैंक में पड़ा, धन में क्या है? धन तो आपकी हुंडी में लिखा हुआ है। धन में क्या है? आपशीलता होना चाहिए, जिद होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, और उससे पराक्रम निकल के आता। तो अडानी जी निकल कर आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री निकल के आती है। ये हमारे देश की गौरवशाली, एक नहीं ऐसे कई सारे नाम ले सकते। काल के प्रभाव में जब हमारी सेना सामर्थ्यशाली होकर के बॉर्डर की सुरक्षा करती है, तो बॉर्डर की सुरक्षा वो इसलिए नहीं करती है कि अपनी जान की बाजी लगा करके वो खाली अपने इस देश को देखते रहे। सेना भी अपेक्षा करती है, समाज भी अपेक्षा करता है कि जब शांति काल हो रहा है तो जैसे पुरुषार्थ में मौका पड़ेगा तो बहादुर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में विजय होने का संकल्प देता है। वैसे ही उम्मीद की जाती है सामान्य काल में, शांति काल में देश प्रगति उन्नति के नए झंडे गाड़े और दुनिया में अपने पराक्रम पुरुषार्थ से भारत का गौरवशाली उस पक्ष को भी लेकर के आए, जिसके कारण से हजारों हजार साल से भारत को सोने की चिड़िया के नाते जाना जाता था। किसी के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं भारत। भारत सदैव लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता रहा। और ये जब उद्योग निवेश और इसकी बात आती तो मुझे आनंद भी आता है इस बात को बताते हुए, लेकिन उसके पहले एक छोटी बात आपको जरूर बताता हूं। जब मेरी अपनी सरकार का इस बार का गठन हुआ, माननीय मोदी जी को हम निमंत्रण देने गए और मोदी जी से कहा कि आपको एक पहले कार्यक्रम में आना है। तो उन्होंने कहा पहले कार्यक्रम तुम्हारा 8 दिन तो हुआ सरकार बनने को, तो कैसे क्या करोगे? हमने कहा हमारा 30 साल पुराना एक प्रकरण चल रहा हुकुमचंद मिल का, और हुकुमचंद मिल में लगभग 7,000 मजदूर, तुलसी भैया इंदौर के नेता, इनको मालूम है, इनके विधानसभा के पास की विधानसभा में सालों से मजदूर लोग 7,000 लोग अपने पेंशन ग्रेच्युटी लेने के लिए कोर्ट से कोर्ट खेलते खेलते 7,000 में से 2,000 तो उम्मीद में मर गए।
वो 5,000 बूढ़े हो गए, लेकिन उनका अपना हक का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ये जो हमारी सरकार की भी थोड़ी कठिनाई होती है। मैंने उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया, आपको ध्यान में आएगा कि लीज पे हम जमीन देते हैं, इंडस्ट्री डलती है, लेकिन इस लीज पे देने लेने में कभी कभी जो प्रशासनिक अपने अपने ढंग से जो अर्थ निकाले जाते हैं, वे हमने तो लीज पे इंडस्ट्री वालों को दी थी, अब इंडस्ट्री बंद हो गई तो इंडस्ट्री जाने ना, इंडस्ट्री के मजदूर जाने, हमको क्या लेने देना। ये निष्ठुरता है, ये संवेदनशीलता नहीं। हमने इस बात के लिए ही हुकुमचंद मिल का उस प्रकरण को उदाहरण बना करके उसके पहले हमने विनोद विमल मिल का उज्जैन का प्रकरण का समाधान भी किया था कि अगर इंडस्ट्री डलती है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस समय टेक्नोलॉजी का जो भी उपयोग करते हैं वो अगर उद्योग धंधा लेकर आते हैं तो हमको उस समय भी स्वागत करना है। और बाद में कोई कारण से सिक इंडस्ट्री हो गई, बीमार हो गई, तो सरकार का तो बड़ा मन होना चाहिए ना। सरकार उस समय उन मजदूरों की भी मदद करे, उनको भी उनका देनदारी करे, ये सरकार का काम होना चाहिए। सरकार इतनी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे को क्या लेने देना, उतने असंवेदनशील नहीं हो सकती, ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। और बदले में क्या, बदले में इतना अच्छा कि वो जो पूरा 30-35 साल से इतना बड़ा हमारा कारखाने की जमीन का मसला था, वो बहुत बड़ी जमीन थी, सरकार को भी घाटा थोड़ी हुआ, सरकार को वो पूरी जमीन अपने पास वापस मिली, जो बेहतर हुआ वो उपयोग करेंगे, ये सरकार की दृष्टि होना चाहिए। लेकिन इसी इशू पर लड़ा करके परेशान करें। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है जिसकी देनदारी हम करने वाले। और ये मैंने पहले कहा कि ये हमारी परंपरा है। उद्योगपतियों को, जैसे मैंने कहा कि सीमा का जवान और यहां का उद्योगपति का जवान दोनों बराबर है। यह हमारी आज की परंपरा नहीं है, यह विक्रमादित्य काल की परंपरा है। विक्रमादित्य काल में शासन व्यवस्था के साथ सुशासन करने में जैसे विदेशियों को बाहर किया था, तो विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करा। और यज्ञ करने में आपको ध्यान में होगा हमारे यहाँ सन की शुरुआत कैसे होती है, या विक्रम संवत की शुरुआत कैसे होती है। यह सामर्थ्यशाली परंपरा भारतीय परंपरा है। मैं केवल छोटी सी आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उन्होंने, ये हमारी पद्धति है कि किसी के जन्म मृत्यु से सन चालू नहीं होता है। हमारा 2024 ईसा मसीह के जन्म से चालू होता है, हिजरी संवत किसी के शरीर छोड़ने से चालू होता है। लेकिन हमारा विक्रम संवत इस प्रकार से चालू होता है कि जिस दिन सुशासन की स्थापना करना है उस दिन हमारे पूरे भूभाग में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्जा देने वाला लेने वाला सब आ जाए, ये विक्रमादित्य ने काल किया। और ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य का शासनकाल तो रोम तक था, बहुत बड़े पैमाने पे। सारे लोगों को बुलवाया, उनसे कहा कि आपकी सारी लिखा पढ़ी, सारे बहीखाते ले आओ। वो सब लोगों को जितना भी जिसका कर्जा था सारा चुकाया सरकार के कोष से कि ये सारा पैसा आप ले जाओ। तो हमारा जो उपभोक्ता है या हमारा जो गरीब आदमी जिसने कर्जा लिया वो कर्ज मुक्त हो गया। और इतना ही नहीं, ये तो कर्ज देने लेने की बात करके कर्जदार को कर्ज से मुक्त किया, जिसने कर्जा दिया था उसको उसका धन दे दिया। उन्होंने कहा महाराज ये तो पुराना था, अब कल वापस जिंदगी चलाएंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही धन और भी ले जाओ कि आपके पास भविष्य में भी कर्जा नहीं रहे। ये सरकार की मनोभावना होती है, इस आधार पर हमारा संवत प्रारंभ होता है। आप कल्पना कर सकते हो कितना धन होगा उस समय कि जो पूरे भूभाग के सारे लोगों का कर्जा मुक्त करा दे। कर्ज मुक्त करने का मतलब स्वाभिमान से काम करने के लिए सरकार की वो शुद्ध भावना जिसमें मदद का भाव छिपा हुआ है। पैसे के लिए कोई नहीं आता किसी के पास हाथ फैलाने के लिए, लेकिन उद्यमशीलता के लिए अनुकूलता तो चाहिए ही चाहिए। उद्यमशीलता बिना अनुकूलता के नहीं हो सकती। मैंने भले अभी मजाक में बात कही होगी कि नागपुर के उद्योगपति विनम्रता से बात कर रहे हैं, ये जरूर चाहिए कि भाई ठीक है शिष्टता से बात करते रहो, लेकिन अगर हमको इंडस्ट्री लगाना है और इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिल रहा है तो रोजगार में हमारी सरकार की भावना तो इसी प्रकार की चाहिएगी
तो मुझे तो इस बात का आनंद भी है। और माननीय मोदी जी ने पहले गुजरात में जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया उनके शासनकाल। आज गुजरात ने पूरे देश और दुनिया में अपनी एक धाक और साख बना ली। ये हमें इस बात के लिए आनंद है। और वैसे तो गुजरात का मुझे एक और भी आनंद है, हमारे भगवान कृष्ण ने कंस को मार के बहुत बड़ा पराक्रम किया था यूपी में, पर भगवान कृष्ण का पूरा जीवन एक तरफ, जब तक वो गुजरात नहीं गए, द्वारकाधीश नहीं बने, उनका चित्र नहीं निकल के आया सबके सामने, वो द्वारकाधीश को श्री समृद्धि देने वाला स्थान गुजरात है। ये हमारा सौभाग्य भी है। भगवान का अपना जीवन काल हमारे सामने है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं पूरा देश राम और कृष्ण का देश है। इनसे हम अपनी दुनिया के अंदर ऐसी अच्छाई और सच्चाई सीखें जिसमें राम राज्य के माध्यम से सुशासन की स्थापना हो और देश समृद्ध बने, आगे बढ़े। और सभी प्रकार की ऐसी जो रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे हमारा मनोभाव है, वो मनोभाव ये है कि प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से, तो इस प्रकार की कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों, तो मैंने करण से भी पूछा था, आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूं। तो हमने कहा पहली बार आके देखे तो सही कि जहां हम नया कोई प्रकल्प खड़ा करना चाहते हैं वो क्षेत्र कौन सा, वहां आकर के देखे, मिले जुले, और ऐसी बाकी चीजों से समझ में आएगा। कल मैं बीते दिन आचारपुरा भोपाल में एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ करा के आया। जर्मन से एक उद्योगपति हमारे बीच में आए, भारतीय उद्योगपति जो उनके साथ पार्टनर बने, वो कलकत्ता के, बंगाल के रहने वाले, और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत ये जो बच्चों के थोड़ा जैसे चाइना पर निर्भरता, जो डायपर बनता है उसका अंदर का मटेरियल बनाने की इंडस्ट्री उन्हें डालने का प्लान बनाया। और जब मैं खुद वहां उनके उद्घाटन वो भूमि पूजन में उपस्थित था, तो उन्होंने कहा मैं 125 करोड़ का सोच के आया था, लेकिन मुझे लगा इतनी अनुकूलता तब 1000 करोड़ तक इसको ले जाएंगे। उन्होंने वही घोषणा करी। हमने कहा हमारा क्या जा रहा है भाई, अब छोटी जो चीजें चाहिए वो लोकल लेवल पे उसका समर्थन करने के लिए सरकार के माध्यम से वो अनुकूलता जरूर देना चाहिए। वहां के लोगों ने कहा एक थाना खोल दो, तो हमने कहा बिल्कुल खोल देंगे। हमको मालूम है थाना नहीं खोला, अंग्रेजों ने अपने थाने खोल लिए तो हमको तकलीफ दे दी थी पहले इतिहास में। उनने अपनी फौज बना ली और आए तो व्यापार करने और देश को गुलाम बना गए थे। तो सरकार की सजगता भी चाहिए कि हमारी जहां जरूरत है उसका इस्तेमाल भी करते आना चाहिए। आज मुझे बताया गया कि यह औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में भी पुलिस चौकी की जरूरत है, तो मैं यहीं से खोलने की घोषणा करता हूं। आपके यहाँ मुरैना जिले में सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूं। एक औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की बात कही है, निश्चित रूप से ये फायर स्टेशन खोलने की यहीं से घोषणा करता हूं। एमपीआईडीसी का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में 4 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मोहना जिला ग्वालियर में 210 हेक्टेयर का, मुरावल जिला शिवपुरी में 30.64 हेक्टेयर का, चैनपुरा जिला गुना में 334 हेक्टेयर का, मवई जिला मुरैना में, ताली वाली बजाओ तो महाराज के शब्दों में बजाओ, 210 हेक्टेयर का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जिस प्रकार से ये माहौल बना हुआ है, आज में हमने इसी स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 1700 करोड़ का निवेश और 6600 से अधिक करोड़ का 6600 से अधिक मतलब के पास 7000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। अडानी जी आपका कितना वाला निवेश है इसमें है? तो फिर ये कहा जरा लिखने वाले भूल गए क्या हमारे? जोरदार ताली बजा भैया। ये भी 3500 करोड़ का तो अकेले ही थे। ये मैं आपके बोलने के पहले वाला लिखा होगा ऐसा मान लेता हूं। मुझे सरकार भी बचाना और अधिकारी को भी संभालना है। एमएसएमई की लगभग 19 इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन का 265 करोड़ से अधिक का निवेश भी किया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं भूल गया था, मुझे लगता कि मेरे भाषण में थोड़ा ये विनोद का पुट आया, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये जन्मस्थली है, इस नाते से उनको भी स्मरण करता हूं। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे अद्वितीय वक्ता, नेतृत्वकर्ता और लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जीने वाले, जिनके कारण से देश ने दुनिया में भारत का मान बढ़ा।
मैं उनको विनम्रता से स्मरण करते हुए इस पूरे आयोजन के लिए, सफल आयोजन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये मैं भूल ही गया था हमारा हमें चिकित्सा सेक्टर में प्राइवेट, अभी तो एजुकेशन भी यहाँ रुका हुआ है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बाकी कई सारे सेक्टर के लोग यहाँ बैठे हैं। हेल्थ की हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आ रही है, हेल्थ सेक्टर में रोजगार भी है, चिकित्सा भी है। इस नाते से बहुत जल्दी यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हॉस्पिटल ग्वालियर को मिलेगा। मैं यहाँ से घोषणा भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सर जी एक बार खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक विजन वाले सीईओ के रूप में और अपने 8 करोड़ के भरे पूरे परिवार के मुखिया के रूप